नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का मुख्य विषय है BA द्वितीय वर्ष में भाषा एवं संस्कृति के पेपर को सॉल्व करना। यह पेपर 2024 के सप्लीमेंट्री के एग्जाम में पूछा गया पेपर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन इस वीडियो में और 25 क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध इनमें हुआ था। तो इसमें बताना है कि किस किस के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। इसमें ऑप्शन देखते हैं, कौरव पांडव, राम रावण, कृष्ण कंस, बाली सुग्रीव। तो इसमें हम सभी को पता है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ये हर किसी को है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत से ही जुड़ा है, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो इसमें स्थान बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लंका, दूसरा ऑप्शन है पलासी, तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र और चौथा ऑप्शन है हल्दी घाटी। तो हमें पता होना चाहिए कि जी महाभारत का युद्ध हर किसी को पता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। ये क्षेत्र कहाँ है वर्तमान में, तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे लंका में सबको पता है कि रामायण में रावण और राम के बीच युद्ध जो हुआ था वो लंका में हुआ था। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मराठों के बीच और अकबर के बीच। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, अगर किसी एग्जाम में आते हैं तो हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्जुन के सारथी का नाम क्या था। यह भी महाभारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं इसके। बलराम, विदुर, युधिष्ठिर और कृष्ण। तो ये सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे इसमें दी है किसके, अर्जुन के सारथी थे। महाभारत के युद्ध में सारथी के रूप में रहे हैं और इसी समय गीता का उपदेश भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। इसमें बलराम को देखते हैं तो बलराम कृष्ण जी के भाई थे। और विदुर यानी कहा जाए कि महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे। ठीक है, और युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई थे। तो ये युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। हो सकता है अगले पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि धर्मराज की उपाधि किसको दी गई थी, तो युधिष्ठिर। तो लेकिन इसमें अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। तो मतलब कौन सी रचना इन ऑप्शनों में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला भी बोलते हैं इन्हें, इनका सरनाम निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है मौन नियंत्रण, दूसरा है नौका विहार, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तन और इसमें चौथा ऑप्शन है जागो फिर एक बार। तो इसमें सारी किताबों को, रचनाओं को देख लेते हैं कौन किसकी है, तो अपने आप सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना का पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मौन नियंत्रण। तो ये किसकी रचना है, आप लोग चाहें तो नोट कर लें। ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है मौन नियंत्रण। और नौका विहार भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके बाद तीसरा देखते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो ये तीनों रचनाएं, मौन नियंत्रण, नौका विहार और परिवर्तन, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और जागो फिर एक बार, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, जागो फिर एक बार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो हमें ये तीन भी पता रख लेना है। हो सकता है कि इस बार इन तीन में से कोई पूछी जाए कि नौका विहार किसकी रचना है, परिवर्तन किसकी रचना है या मौन नियंत्रण। तो ये तीनों रचनाएं हमें याद रखना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिख गुरु का नाम बताइए। तो इस ऑप्शन में बताना है कौन से सिख गुरु हैं। तो पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा है कबीर, तीसरा है सूरदास और चौथा है गुरु गोविंद सिंह। तो हम सभी जानते हैं कि सिख गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। बड़ा फेमस कोड है
नारा भी है कि सिख धर्म का नारा है। खालसा पद की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और जो बोने सोनिहार सत श्री अकाल, ये प्रसिद्ध सिख धर्म का नारा है और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से जुड़े थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी। अगला, अमरकांत की कहानी लिखी। अमरकांत की कहानी लिखी मतलब इनमें से अमरकांत ने कौन सी कहानी लिखी। तो इसमें सारी कहानियों को देख लेते हैं कौन किसकी कहानी है, क्योंकि इनमें से रिपीट हो सकता है। तो हमें चारों ऑप्शन को क्रैक करना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है वो कौन किसका है। ठीक है, तो दोपहर किसकी कहानी है? दोपहर का भोजन, ये अमरकांत की कहानी है। ठीक है, अमरकांत की कहानी, अमरकांत, दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है। ये सही आंसर भी है इसका। दोपहर का भोजन किसकी? अमरकांत की, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें प्रत्यावर्तन को देख लेते हैं। तो प्रत्यावर्तन किसकी कहानी है? तो ये नरेंद्र कोहली की कहानी है। नरेंद्र कोहली की कहानी है प्रत्यावर्तन। और ये किस पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित कहानी है प्रत्यावर्तन। ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद की पर आधारित कौन सी कहानी है? तो प्रत्यावर्तन। या ये भी पूछ सकते हैं कि प्रत्यावर्तन किसकी कहानी है? तो नरेंद्र कोहली की। इसके बाद ये देखते हैं बाय सुबह ट्रेड हुसैन की कहानी है। ठीक है, ट्रेड हुसैन की कहानी है और ये इन्हें 1981 में लिखी थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें। एक जो फॉरनर हैं ट्रेंड हुजेंस की कहानी है वह सुबह। इसके बाद सांझ की बेला किसकी कहानी है? मालती जोशी की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें। मालती जोशी की कहानी है सांझा की बेला। तो इसमें हमें चारों के बारे में पता चल गया। दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है। प्रत्यावर्तन नरेंद्र कोहली की कहानी है जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर है। बाय सुबह ट्रेड हुसैन की कहानी है जो 1981 में प्रकाशित हुई थी। और सांझ की बेला मालती जोशी की कहानी है। तो इन चारों को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला देखते हैं, सिद्धेश्वरी किस कहानी की पात्र थी या है? तो सिद्धेश्वरी के बारे में पूछा गया है कि किस कहानी की पात्र थी। तो कहानी देख लेते हैं। कफन, भूख, दोपहर का भोजन और आकाशदीप। तो इसमें सिद्धेश्वरी दोपहर के भोजन कहानी का कैरेक्टर थी या पात्र थी। और ये क्या है इस कहानी में? एक गरीब परिवार की कहानी है। ठीक है, एक गरीब परिवार में की कहानी है। गरीब परिवार की कहानी। ठीक है, गरीब परिवार की कहानी है सिद्धेश्वरी। दो कैरेक्टर है उसमें और दोपहर का भोजन कहानी का नाम है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सिद्धेश्वरी किस वर्ग की महिला थी? अभी चर्चा हो रही थी, इसमें बताना है कि सिद्धेश्वरी किस वर्ग की महिला थी। उच्च वर्ग की, मध्यम वर्ग की, उच्च मध्य वर्ग की और निम्न वर्ग की। तो अभी बताया था कि सिद्धेश्वरी निम्न वर्ग की या गरीब वर्ग की होती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख, मुंशी चंद्रिका प्रसाद के बेटे हैं। मतलब कहानी में मुंशी चंद्रिका प्रसाद के कितने बेटे थे? तो इसमें ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा चंद्रिका प्रसाद के 3 बेटे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुंशी चंद्रिका प्रसाद के बेटे का नाम है। तो क्या नाम था उनके बेटे का? इसमें ऑप्शन देखते हैं। राम उजागर, बी ऑप्शन आ जाएगा श्यामलाल, सी ऑप्शन आ जाएगा मुन्नालाल और डी ऑप्शन आ जाएगा रामचंद्र। तो इसमें सीधा सही आंसर आ जाएगा रामचंद्र। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। रामचंद्र बेटे थे किसके? मुंशी चंद्रिका के। अगला देखते हैं, महादेवी वर्मा की रचना का नाम है। तो इसमें बताना है कि कौन सी महादेवी वर्मा की रचना है। तो सबसे पहला है गिल्लू, यही महादेवी वर्मा की रचना थी, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है गुल्लू। इसमें ए सही आंसर आ जाएगा।
इसके बाद ये भी देख लेते हैं कि ठंडी छांव किसकी है। तो ये ठंडी छांव है विद्यानिवास मिश्र की। विद्यानिवास मिश्र की रचना है जो उन्होंने 1966-67 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आकाश देख लेते हैं। आकाश किसकी है? आकाश है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये याद रखें आप लोग। और दिन रात आ जाएगा, ये दिन रात विष्णु नागर की ये रचना है। तो इन चारों रचनाओं को हमें याद रखना है, ताकि अगर अगले में महादेवी वर्मा के अलावा ये 3 पूछी जाती हैं तो हम झट से उसको पता कर लें। तो इसमें देख लेते हैं गुल्लू किसकी है? गिल्लू महादेवी वर्मा की है। ठंडी छांव विद्यानिवास मिश्र की है जो 1966-67 में यानी कहा जाए कि पब्लिश हुई थी। आकाश जयशंकर प्रसाद की है। और दिन रात आ जाएगा किसकी रचना है? विष्णु नागर की। तो ये चारों हमें याद रखना है। और इसका क्वेश्चन का क्या है? महादेवी वर्मा का गुल्लू हमें पता ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख, महादेवी वर्मा ने किस पर संस्मरण लिखा? किस कैरेक्टर पर संस्मरण लिखा? ऑप्शन देखते हैं, शेर, भालू, गिलहरी, चीता। तो इसमें गिल्लू गिलहरी, तो इसमें आंसर नंबर सी आ जाएगा। गिलहरी का नाम ही गिल्लू था, तो गिल्लू गिलहरी पर लिखा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह रचना है, तो ये किसकी रचना है? इसमें ऑप्शन देखते हैं, महादेवी वर्मा, पंथ मतलब सुमित्रा नंदन पंथ, प्रसार की और निराला की, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें ये किसकी रचना है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसमें आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते, गिल्लू का प्रतिपाद विषय है, तो गिल्लू जो गिलहरी थी उसका प्रतिपाद विषय क्या है? दोस्ती, दुश्मनी, घृणा, जुगुप्सा। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए, दोस्ती। ठीक है, तो गिल्लू का प्रतिपाद दोस्ती आ जाएगा। अगला, शत्रुता शब्द का विलोम है, तो इसका शत्रुता का उल्टा क्या हो जाएगा? शत्रुता का उल्टा हो जाएगा मित्रता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, हर किसी से जो बन जाएगा, शत्रुता का विलोम आ जाएगा मित्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अस्त का विलोम शब्द है, तो अस्त का विलोम, अस्त माने डूबना होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ये भी सबको पता होगा, उदय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गिलहरी के बच्चे का नाम था, जो गिल्लू गिलहरी थी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना की कैरेक्टर, उसके बच्चे का नाम क्या था? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, राम, श्याम, मनोहर और गिल्लू। तो गिल्लू गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू था। ठीक है, गिलहरी का बच्चा जो सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था उसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, गिल्लू को किसने बचाया था? तो ये तो पूरा अभी कितनी बार चर्चा हो गई कि गिल्लू को महादेवी वर्मा ने बचाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिल्लू को महादेवी वर्मा ने बचाया था। क्वेश्चन है, लेखिका ने गिलहरी के जख्मों पर क्या लगाया था? तो गिलहरी के जख्मों पर लेखिका ने क्या लगाया था ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दवा, ऑप्शन नंबर बी है कपड़ा, और ऑप्शन नंबर सी है लाल कपड़ा, और ऑप्शन नंबर डी है दूध। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? दवा लगाई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख, गिल्लू को सर्वाधिक प्रिय भोजन लगता था, मतलब गिल्लू को सबसे अच्छा भोजन में क्या लगता था? इसमें ऑप्शन देखते हैं, काजू, अंगूर, बादाम, रोटी। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा कि गिल्लू को क्या अच्छा लगता था? काजू अच्छे लगते थे। तो इसमें काजू सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला, गिल्लू किस प्रकार की आवाज निकालता था? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, रोने की, चिक चिक की, हंसने की, गाने की। तो इसमें जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गिल्लू चिक चिक की आवाज निकालता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 वर्ष का जीवन काल होता है, किस जानवर का होता है ये पूछा गया है इसमें, शेर, गाय, गिलहरी और बैल। तो गिलहरी का जीवन काल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है। तो इसमें आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला, 2 साल बाद गिल्लू कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए घूमने गया, मर गया, पानी में गया और बाहर गया।
तो इसका सही आंसर है कि 2 साल बाद गिल्लू क्या हो गया था, 2 साल बाद गिल्लू मर गया था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गुल्लू के मरने के बाद उसको जूही की लता के नीचे उसकी समाधि बना दी गई थी। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। पक्षियों के गुरु हैं, तो पक्षियों के गुरु किन्हें कहा जाता है? काग भुसुंडी को, मतलब कौवे को, गरुड़ को, मोर को, पपीहा को। तो इसमें सीधा सा आंसर आ जाएगा कि गरुड़ को क्या कहा जाता है? पक्षियों का गुरु कहा जाता है। कुछ कुछ कहानियों में रैन को भी राजा कहा गया है। ठीक है, तो रैन अगर आता है कभी तो कुछ कहानियों में रैन को भी राजा कहा गया है पक्षियों का। इसके बाद जिसे हुंडारू पक्षी भी कहा जाता है, हुंडारू पक्षी भी आता है, तो हुंडारू पक्षी को भी कहीं कहीं किताबों में, कहानियों में पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो या तो गरुड़ आता है तो गरुड़ सही हो जाएगा, या रैन आता है तो रैन सही हो जाएगा, और डूरंड आता है तो डूरंड भी सही हो जाएगा। तो वैसे इस ऑप्शन में गरुड़ है तो गरुड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, 25 है, 25 अगले वीडियो में होंगे, तो देखते हैं इसको। लेखिका लिफाफे में किसको रख देती है? तो लेखिका लिफाफे में किसको रखती है? ऑप्शन देखते हैं, गुल्लू को, गिल्लू को, चिड़िया को, तितली को, मोरपंख को। तो लेखिका जो है वो गिल्लू को लिफाफे में रखती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके इस पेपर के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में आएंगे, तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करें जब तक इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। एक्चुअल में ये क्वेश्चन सरल भी थे, लेकिन फिर भी हमें इसको गंभीरता से लेना है, ताकि इस बार के एग्जाम में अगर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन सही हो। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने साथियों तक भी इस पेपर को भेजें, ताकि आप भी पास हों और बाकी भी पास हों। थैंक यू।